गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीसा संचयक सेल के बाद निकिल कैडमियम सेल को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्राथमिक सेलों के दो एग्जाम्पल पढ़े थे, जिसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था शुष्क सेल, जिसको लेक्लांसी सेल बोला था। दूसरा सेल हमारा था मरकरी सेल, और द्वितीयक सेलों में हमने कल एग्जाम्पल पढ़ा था सीसा संचयक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। सीसा संचयक सेल इम्पॉर्टेंट था, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया इम्पॉर्टेंट थी। आपको मैंने पहले भी कहा है कि सेलों में आप एनोड किसका है, कैथोड किसका है, विद्युत अपघट्य क्या है, कहाँ उपयोग होता है, इन बातों को आप मेजर रूप से ध्यान रखें। तो आज हमारा जो सेकंड द्वितीयक सेल है वो है निकिल कैडमियम सेल। द्वितीयक सेलों में हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल, जिसको मैं निकिल कैडमियम बैटरी भी कह सकता हूं। देखिए, निकिल कैडमियम सेल जो है उसमें एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, विद्युत अपघट्य कौन है, कहाँ इसका उपयोग होता है, ये बातें आपको मैंने इसमें ध्यान रखनी है। तो निकिल कैडमियम सेल में जो एनोड है वो कैडमियम धातु का होता है, कैथोड जो है वो निकिल ऑक्साइड का है, विद्युत अपघट्य जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इस सेल का जो मेजर यूज है वो मोबाइल, पेजर आदि इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। जब भी सेल डिस्चार्ज होता है क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, एनोड और कैथोड पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकिल हाइड्रोक्साइड एकत्रित होते हैं। ये दोनों ही यौगिक जो है वो कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। दोनों यौगिक क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। जब सेल को हम काम में ले रहे होते हैं, जब उसको हम डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो एनोड व कैथोड पर ये पदार्थ जमा होते हैं, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, निकिल हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही सेल में बने पदार्थ कैसी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। इसी वजह से इन सेलों को आप सीलबंद कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो इनकी खास बात वो है वो क्या है कि आप इन सेलों को सीलबंद कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल हैं इनमें डिस्चार्जिंग प्रक्रम में जो बने हुए उत्पाद हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये मेन बातें आपको याद रखनी है। कैडमियम धातु का एनोड, निकिल ऑक्साइड का कैथोड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज हो रहा है। मोबाइल या पेजर में इनका उपयोग होता है। डिस्चार्जिंग में छड़ों पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकिल हाइड्रोक्साइड ये जमा हो जाते हैं, जो कैसी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। इसलिए इन सेलों को आप सीलबंद कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे प्राथमिक और द्वितीयक सेलों के हमने दो प्रकार पढ़े हैं। इन सेलों के बाद हमारे लिए एक नया सेल है और वो है ईंधन सेल। ईंधन सेल ईंधन सेल
ईंधन सेल। ईंधन सेल किसे कहेंगे? वे सेल जो ईंधन ऊर्जा को या ईंधन को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, क्या कहलाएंगे? ईंधन सेल। फ्यूल सेल अपन जिनको कहेंगे, वे सेल जो ईंधन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? ईंधन सेल या फ्यूल सेल। फ्यूल का मतलब कोई भी गैस, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई लिक्विड है, जैसे मेथेन है, इनको अपन क्या कहेंगे? फ्यूल कहेंगे। तो इनसे जब हमें धारा प्रवाहित होगी तो उन सेलों को नाम क्या बोलेंगे अपन? ईंधन सेल। देखिए, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि वे सेल जो किसको? ईंधन ऊर्जा को। अब ईंधन ऊर्जा में क्या क्या है? हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, मेथेन हो सकता है। वे सेल जो कैसी ऊर्जा को? ईंधन ऊर्जा को किसमें चेंज करते हैं? विद्युत ऊर्जा, मतलब धारा प्रवाहित हमें प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल। ये जो सेल है, इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? एक तो इनकी जो दक्षता है वो बहुत अधिक होती है, लगभग 70%। इनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। इनसे क्या नहीं होता? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता सर। तो वे सेल जो ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। सबसे पहला जो ईंधन सेल था वो बेकन नाम के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था, जिसको बेकन सेल कहते हैं। और उसमें जो ईंधन काम में लिया गया था वो लिया गया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए उस ईंधन सेल का एक नाम और भी हो गया H2O2 ईंधन सेल या बेकन सेल। तो हम जो पढ़ रहे हैं ईंधन सेल में, वो किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं H2O2 ईंधन सेल। H2O2 ईंधन सेल, जिसका एक नाम और भी क्या है? बेकन सेल। वैज्ञानिक के नाम क्या था? H2O2 इसमें यूज किया जाता है। इसका डायग्राम हम पढ़ेंगे डिटेल से, इसमें होने वाली अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। देखिए, दो प्लेटिनम युक्त ये कार्बन के दो सरंध्र इलेक्ट्रोड हैं। ये छड़े हैं दो। ये दो क्या है? छड़े। किनकी? कार्बन की। बनी भी कार्बन की है, मैं ग्रेफाइट भी कह सकता हूँ, लेकिन इसमें प्लेटिनम मिला हुआ है। और ये सरंध्र है, पोरस है, छिद्र बने नहीं है। मैं छिद्रों को इस तरह बना दूंगा। ये पोरस हो गया साहब। तो ये क्या है? ये है प्लेटिनम युक्त कार्बन के सरंध्र इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम युक्त कार्बन के सरंध्र इलेक्ट्रोड है। इस तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और इधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, इधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है।
यहाँ जो विद्युत अपघट्य यूज किया जा रहा है वो केवच है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ये जो विद्युत अपघट्य है इसमें जो विद्युत अपघट्य है वो इसमें है ये इसमें है KH का विलयन जो एज इलेक्ट्रोलाइट काम में आ रहा है, विद्युत अपघट्य के रूप में काम में आ रहा। ठीक है, इसमें ये जो दो छड़ें थी, ये छड़ एनोड का काम करेगी और ये छड़ जो है वो किसका काम करेगी, कैथोड का। ठीक है, ये इस सेल की बनावट थी, H2O2 ईंधन सेल। ठीक है, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। वे सेल जो ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ईंधन सेल। बेकोन नाम के वैज्ञानिक ने ईंधन सेल बनाया था जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस उसने पृथक की थी ईंधन के रूप में। उसका डायग्राम देखिए, प्लेटिनम युक्त कार्बन के दो सैरंध्र इलेक्ट्रोड है जिसमें छिद्र बने हुए हैं ताकि जो अपन गैस पास कर रहे हैं वो आसानी से इस केवच में चली जाए। इधर से हाइड्रोजन गैस कैथोड वाली साइड से ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। ये एनोड क्या छड़ है, ये कैथोड की छड़ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है। जब आप सूक्ष्म मात्रा में धारा प्रवाहित करेंगे, सूक्ष्म मात्रा में, तो H2O2 की क्रिया से जलवाष्प बनेगी। क्या बनेगी, जलवाष्प बनेगी। H2O2 की क्रिया से क्या बनेगी, जलवाष्प बनेगी। आपको पता है जो जलवाष्प बनेगी उस जलवाष्प से किसको घुमाया जाएगा, टरबाइन को। जो इंस्ट्रूमेंट आता है चक्र वाला, इस प्राप्त जलवाष्प से किसको घुमाया जाएगा, टरबाइन को घुमाया जाएगा। और टरबाइन को घुमाकर जो है वो हम क्या प्राप्त कर लेंगे, विद्युत ऊर्जा। इस तरह ईंधन सेलों से हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं या प्राप्त करते हैं। देखिए, जो ईंधन सेल है इनकी जो दक्षता है वो मैंने आपको बताया था, सर्वाधिक दक्षता होती है इनकी, 70% तक दक्षता होती है। जब तक आप ईंधन की पूर्ति करते रहेंगे, जब तक आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते रहेंगे, तब तक आपको इस सेल से विद्युत धारा प्रवाहित प्राप्त होती रहेगी। इसका मतलब सेल तब तक कार्य करेगा जब तक आप ईंधन की पूर्ति करते रहेंगे। तो इसकी जो दक्षता है वो सर्वाधिक होती है। इसका बहुत अच्छा उपयोग किया गया था, जो अंतरिक्ष यान था जिसका नाम मैं क्या बताऊं, अपोलो। अपोलो जो अंतरिक्ष यान था, अपोलो अंतरिक्ष यान, अपोलो अंतरिक्ष यान में इसी ईंधन सेल से जो हमें क्या प्राप्त होती है, जलवाष्प। इस अपोलो अंतरिक्ष यान में इस सेल से पीने का पानी प्राप्त किया गया था। कैसे, इस सेल में देखिए यहाँ से क्या प्राप्त हो रही है, जलवाष्प, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो ले जाते हैं अंतरिक्ष यान में। पानी तो यहाँ से बड़ा बड़ा है, ले जाए नहीं ले जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस तो उनको ले जानी पड़ती है। तो उस अंतरिक्ष यान में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से उन्होंने ईंधन सेल बनाया और यहाँ से क्या प्राप्त की, जलवाष्प। उस जलवाष्प को क्या किया उन्होंने, संघनित किया, संघनन, और उससे पीने का पानी मिला, उससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई।
तो अपोलो अंतरिक्ष यान में इसी ईंधन सेल से प्राप्त जलवाष्प से पानी बनाया गया, उसे पीने के काम में लिया गया। इससे पर्यावरण प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण इससे बिल्कुल नहीं होता। अब देखिए जो मुख्य क्या है, माध्यम कैसा है, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। इस एनोड पर और इस कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके समीकरण हम पढ़ने वाले हैं। डायग्राम आप लोगों ने बना ही लिया है, तो देखिए एनोड व कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अभी अपन। हाँ जी, सबसे पहले पढ़ेंगे अम्लीय माध्यम में इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं, ईंधन सेल में होने वाली इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। देखिए ईंधन सेल में जो इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं होती हैं उनको सबसे पहले हम कौन से माध्यम में पढ़ेंगे, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में क्या होगा कि हाइड्रोजन का तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का तो क्या होगा इसमें ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का क्या होगा इसमें अपचयन। तो लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीकरण में किसमें चेंज हो जाएगी, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, समीकरण नंबर 1। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन का अपचयन होगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या चेंज हो गया, 2H+। अब ऑक्सीजन का क्या होगा, अपचयन। देखिए ऑक्सीजन के अपचयन में क्या करेंगे, आप थोड़ा सा याद करने का तरीका देखिए। इधर कितने ऑक्सीजन है, 2, तो इधर कितने H2 लगेंगे, 2H2। हमने ऑक्सीजन का बैलेंस कर दिया, पर इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो इधर हाइड्रोजन के बैलेंस के लिए अम्लीय माध्यम में क्या लगाते हैं, H+। ठीक है, हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया, आवेश का बैलेंस करेंगे। इधर कितने प्लस है, 4 प्लस है, इधर आवेश कितना है, 0, तो इसको 0 बनाना है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस के लिए, आवेश के संतुलन के लिए हमारे पास एकमात्र उपाय है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इधर लगाएंगे तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन लगाओ। कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊं कि आवेश 0 हो जाए, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए मैंने, तो 4 + 4 माइनस, आवेश 0 इधर भी है इधर भी है। परंतु आपने जब आवेश का संतुलन किया, ये क्रिया किस पर हो रही है, ये क्रिया किस पर हो रही है, एनोड पर, और ये क्रिया किस पर हो रही है, कैथोड पर। आपने जब 4 इलेक्ट्रॉन लगाए आवेश के संतुलन के लिए, तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ऊपर वाले में कितने हैं, 2। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या का संतुलन कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर देंगे, इस समीकरण को 1 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करो इसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको 1 से गुणा करेंगे तो वैसे की वैसे दे देंगे। अब दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो नेट सेल अभिक्रिया आ जाएगा। देखिए 2H2 + O2, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, 2H2। ये आपकी आ गई नेट सेल अभिक्रिया, जो ईंधन सेल में संपन्न होती है अम्लीय माध्यम में। इसी अभिक्रिया को हम क्षारीय माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। इसी अभिक्रिया को किसे पढ़ सकते हैं, क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में पढ़ने के लिए हमें बैलेंस में एक थोड़ा बात ध्यान रखनी है।
आप जब बैलेंस का तरीका ध्यान रखेंगे तो आपको समीकरण में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जब हम बात करेंगे क्षारीय माध्यम की, तरीका वही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बराबर में क्या लगाना है, क्षारीय माध्यम में क्या होता है, जितने H+ लगाते हैं ना उतने क्या लगाने पड़ते हैं दोनों तरफ OH-। तो चलिए दूसरा माध्यम क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम क्षारीय माध्यम में सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड पर। उसी तरह हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा, किसमें H+ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का अपचयन होगा उसी तरह। तो आप ऐसे रटे नहीं कि आगे क्या लिखना पड़ेगा, आप तो यहीं से बैलेंस करना सीख लो। ऑक्सीजन कितने इधर 2, तो उधर कितने H2 लगाऊं 2, ये 2H2। इधर कितने हाइड्रोजन हो गए 2 दूनी 4, तो इधर कितने H+ लगाऊं 4H+। क्षारीय माध्यम में जब संतुलन करते हैं तो रूल क्या कह रहा है, जितने H+ लगाते हैं दोनों तरफ उतने क्या लगाओ OH-। तो 4H+, तो इधर भी 4 OH- और इधर भी 4 OH-। अब देखिए अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन आवेश का संतुलन नहीं हुआ। इधर कितना आवेश है 4+ है 4- है, तो 0 आवेश हो गया। इधर 4- है, तो इधर तो कुल आवेश 4 है, -4 है, इधर 0 है। इलेक्ट्रॉन मुझे लगाने हैं आवेश के संतुलन के लिए, तो उधर लगाऊं इलेक्ट्रॉन या इधर लगाऊं। उधर -4 आवेश है तो इधर भी -4 के लिए मैं 4 इधर क्या लगा दूंगा इलेक्ट्रॉन, तो +4 इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से आवेश भी बराबर हो गया दोनों तरफ, इस दोनों तरफ। परंतु दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अभी बराबर नहीं। इसको बराबर करने के लिए समीकरण 1 को अपने ऊपर वाली को 2 से गुणा कर देंगे, नीचे वाली को 1 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, ये भी 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे 2 से गुणा करते ही। अब इनको आप जोड़ दीजिए और नेट से अभिक्रियाफल प्राप्त कर सकते हैं। जोड़िए इधर वालों को, 2H2 + O2, ये तो कट जाएंगे, ये इधर से कट जाएंगे, ये वैसे कट जाएंगे, तो रह जाएगा। जो नेट सेल अभिक्रिया है वो तो सेम रहेगी, चाहे माध्यम अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो। ये ईंधन सेल में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण थे, जो एनोड कहाँ होते हैं, कैथोड पर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, और वो है जंग लगना, वो चाहे लोहा हो चाहे कोई और धातु हो। देखिए, कुछ धातु ऐसी होती है जिनको हम वायु में जब खुला छोड़ते हैं तो उनकी सतह पर ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट आदि यौगिकों की परत जम जाती है और हम ये कहेंगे इस धातु पर जंग लग गई। क्लियर है? जैसे लोहे की सतह पर जंग लगती है ऑक्साइड की। क्लियर है? तो कुछ धातुओं को जब हम वायु में खुला छोड़ते हैं तो उनकी सतह पर ऑक्साइड, सल्फेट या कार्बोनेट की परत जम जाती है, जिस अवस्था को अपन क्या कहते हैं कि धातु पर क्या लग गई, जंग लग गई। वे
पदार्थ जो जंग लगने के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको क्या कहते हैं? संसारण अभिकर्मक। क्योंकि जंग का एक दूसरा नाम क्या होता है? संसारण। उनको क्या कहते हैं? संसारण अभिकर्मक। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, HCl है, SO2 है, H2S है, वायु में ऑक्सीजन आ गया। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसारण अभिकर्मक, जिनकी वजह से क्या लगती है? जंग लगती है। हमारे पास धातुओं पर जंग लगने में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और हम एग्जाम्पल लेंगे लोहे पर। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है लोहे पर जंग लगना। जब भी लोहे पर जंग लगती है, जब भी लोहे पर जंग लगती है तो लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक सेल, जिसको मैं गैल्वेनिक सेल कह सकता हूं, का निर्माण होता है। मतलब जब भी लोहे पर जंग लगती है तो लोहे पर एक विद्युत रासायनिक सेल काम करता है। सेल के लिए आपको पता है क्या चाहिए? एनोड चाहिए, एक कैथोड चाहिए, एक विद्युत अपवर्तक चाहिए। तो जब लोहे पर जंग लगती है तो एनोड कैथोड कौन है? जो लोहा है जिस पर जंग लग रही है उसकी सतह जो है वो एनोड का कार्य करती है। और कैथोड में कौन है? कैथोड में हाइड्रोजन आयन। वो हाइड्रोजन आयन कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? वायुमंडल में जलवाष्प H2O, वायुमंडल की CO2, दोनों की क्रिया से एक एसिड बनता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। उस अम्ल से हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। वो हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, मतलब वो सिरा क्या काम करता है? कैथोड का। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें एनोड कैथोड क्या है? लोहे पर जब भी जंग लगती है तो एनोड किस कौन काम करता है? लोहा। लोहा खुद किसका काम करता है? एनोड का। और ऑक्सीजन का क्या होता है? अपचयन। ऑक्सीजन का क्या होता है? अपचयन। करते कौन है? हाइड्रोजन आयन। कौन करते हैं? हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन का क्या करते हैं? अपचयन। लोहे का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का क्या होता है? अपचयन। इसका मतलब जब भी लोहे पर जंग लगती है लोहे की सतह पर रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। हाइड्रोजन आयन कहाँ से प्राप्त हुए? H2O प्लस CO2 की रिएक्शन से एक एसिड बनता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। वहां से क्या प्राप्त होते हैं? हाइड्रोजन आयन, जो इस ऑक्सीजन का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। इस प्रकार जब भी लोहे पर जंग लगती है, जब भी लोहे पर क्या लगती है? जंग लगती है, लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। इसकी जो अभिक्रियाएं हैं देखिए, एनोड पर लोहे का क्या होगा? ऑक्सीकरण। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Fe+2 में चेंज हो गया। ये तो काम कहाँ हो रहा है? एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन। ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए कितने H2 लगाएंगे? 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितने इधर? 2, 2 दूनी 4, तो इधर कितने हाइड्रोजन? 4H+। आवेश का संतुलन करेंगे तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? 4, ताकि 4 + 4 - 0, तो इधर भी 0। और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बैलेंस के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर वाली समीकरण, तो ये 2 से गुणा कर दिए। ये तो अब 2Fe+O2 ये कट गए हैं, प्लस 4H+ 2Fe+2 प्लस 2H2O। इस प्रकार क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो लोहा था उस पर क्या बढ़ गया? Fe+2। Fe+2 का मतलब क्या हुआ? FeO। Fe+2 का मतलब क्या? FeO। तो लाल भूरा पाउडर जमा हो जाता है लोहे की सतह पर, जिसको क्या कहते हैं कि जंग लगना अब शुरू हो गया है। ये जो लाल भूरा पाउडर है, मतलब जो फेरस आयन है, वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से वापस से क्या होगा? ऑक्सीकृत होगा। जो फेरस आयन है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्या होगा? वापस से ऑक्सीकृत होगा और फेरिक आयन में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा ये फेरिक आयन में, फेरिक आयन में। ठीक है, फेरिक आयन का मतलब क्या हुआ? फेरस ऑक्साइड जो है वो
फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड जो है वो जल में घुलकर, एक्स जल के अणु में एक्स लिए फिक्स नहीं है, जल में घुलकर क्या बनाते हैं, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2। देखिए स्टार्टिंग में क्या बना था, फेरस ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हुआ, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया। फेरिक ऑक्साइड जल में घुल करके क्या बनाता है, जलयोजित फेरी ऑक्साइड, जलयोजित फेरी ऑक्साइड, जिसे ही हम रासायनिक रूप से केमिकली क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं या जंग कहते हैं। तो लोहे पर जब भी जंग लगती है, फेरिक ऑक्साइड का जो है वो पाउडर उस पर जमा हो जाता है। अब लोहे या किसी धातुओं को अपन जंग से कैसे बचाएं, उसके लिए क्या उपाय अपन इसमें कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आप लोहे की सतह पर कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, उसको वायु व नमी से दूर रख सकते हैं। फिर भी दूर नहीं रख सकते हैं तो आप लोहे की सतह पर ऐसी धातु का लेप कर दीजिए जिसकी सक्रियता लोहे से अधिक हो। जैसे जिंक धातु का अपन लेप कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लोहे का गैल्वेनीकरण। जब भी जंग लगेगी तो पहले जंग किसको लगेगी, बोलिए, जिंक को लगेगी। कई बार क्या होता है, लोहे की सतह पर ऐसी धातु का लेप कर दीजिए जिस पर जंग ही नहीं लगती, तो लोहा जो है वो सुरक्षित रह जाएगा। तो इस तरह हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।